Hello everyone, let's start with the chapter of capital structure theories. Capital structure is क्या बोलते हैं, या तो cost of capital आएगा या capital structure आएगा. As comparatively अगर मैं compare करूँ आपका leverage और cost of capital, तो उसके comparison में ये थोड़ा सा कम पूछे गया. अगर हम proportion भी देखेंगे तो थोड़ा इसका proportion कम है, एग्जाम में पूछा हुआ. इसका मतलब ये नहीं है नहीं आएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल स्ट्रक्चर कम आया है, बट इसका मतलब ये है कि हम पढ़ेंगे नहीं. इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. तो फिर ये क्यों बोला मैंने कि ये कंपेरेटिवली कम आया है? क्योंकि ये फैक्ट है. फिर आप क्या करोगे ना, आप पास्ट पेपर्स देखोगे, मेरे को पता है ना, ऑफकोर्स देखने भी चाहिए. पास्ट पेपर्स देखोगे फिर बोलोगे यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इतने कम बार आया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बार आया है, फिर एक काम करते कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा कम पड़ता है. ऐसा नहीं है, दोनों में से एक आ रहा है ना. कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आया तुम्हारे अटेम्प्ट में, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया तो. और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है. 6 मार्क्स का चैप्टर है ये. कितने मार्क का है? 6 मार्क. 6 मार्क्स का चैप्टर है. अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, थोड़े थ्योरीज पे डिपेंड करता है. इसके थ्योरी ना सब मोर और लेस सिमिलर है. मैं जैसे जैसे आपको सम कराऊंगी वैसे वैसे मैं इसके थ्योरी कराने वाली हूँ. ठीक है, सम के साथ हम इसके थ्योरी करेंगे. एक बार थोड़ी ब्रीफिंग देती हूँ. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में रेलेवेंस थ्योरी होता है और इररेलेवेंस थ्योरी होता है. रेलेवेंस थ्योरी मतलब, अच्छा सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमारे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब डेट कितना हो, इक्विटी कितना हो. हाउ शुड बी अ कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर. तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसका कॉस्ट सबसे कम हो. बट बेटा कॉस्ट के साथ साथ हम लोगों को रिस्क भी तो देखना पड़ता है ना. सिर्फ कॉस्ट देख के काम चलता है क्या? नहीं, हम लोग को रिस्क भी देखना पड़ता है. जैसे कि इक्विटी का कॉस्ट हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है, डेट का कॉस्ट थोड़ा कम लगता है, पर वो रिस्की है क्योंकि इमीडिएटली अपने को क्या देना पड़ता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है. इक्विटी के केस में वो नहीं है, तो अपने को वो सारा एनालिसिस करना पड़ता है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का बैलेंस शीट आपका कैसा दिखेगा, कितना डेट, कितना लॉन्ग टर्म लोन, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस है, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए बेसिकली. तो उसमें 2 थ्योरी बनी है, एक रेलेवेंस थ्योरी और एक इररेलेवेंस थ्योरी. रेलेवेंस थ्योरी क्या बोलता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से आपके कंपनी का मार्केट वैल्यू हिलता है. मतलब अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लेट से डेट ज़्यादा रखा तो लेट से एक्स अमाउंट आपका आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. या तो फिर अगर आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो कंपनी का मार्केट वैल्यू भी चेंज होता है. ये कौन बोलता है? रेलेवेंस थ्योरी बोलता है. बट इररेलेवेंस थ्योरी बोलता है बेटा तुम कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर रख लो, कितना भी डेट रख लो, कितना भी इक्विटी रख लो, उनका प्रपोर्शन चेंज कर लो, हमारे कंपनी के मार्केट वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. ये कौन सा थ्योरी है? इररेलेवेंस थ्योरी. तो रेलेवेंस थ्योरी के अंदर 2 आते हैं, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच 2 आते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस थ्योरी के अंदर भी 2 आते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच, मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच. ऐसे 4 अप्रोचेस पे बेसिकली क्वेश्चन रहते हैं इसमें से. और ये चारों थ्योरी पे एक एक क्वेश्चन तो अपन देखने ही वाले, तो आपको वो थ्योरी भी समझ आएगी. मोरलेस सॉल्विंग में सिमिलर हो जाता है. इनके प्रैक्टिकल अजम्पशंस थोड़े अलग अलग है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो कॉन्सेप्चुअली अपने को एक ही फॉलो करने का है. ठीक है, ओके. अब नेट इनकम, आपको सब अप्रोच के एक बार फॉर्मूला दिखा देती हूँ, फिर चारों अप्रोच पे एक अपन दबादब सम कर लेंगे. आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी आज मैं, सच्ची में. आई नो, आई विल. पहला अप्रोच है निया अप्रोच. मैं क्या बोलती हूँ उसको? निया अप्रोच. ये देखो, रेलेवेंस है या इररेलेवेंस है? ये लोरिंग कहाँ गया मेरा? ये सबसे पहला है निया. क्या नाम दिया है मैंने इसको? निया. ये आपका रेलेवेंस में आता है. मतलब अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो आप लोगों का क्या चेंज हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म भी चेंज हो जाएगा. कौन सी अप्रोच है ये? निया, नेट इनकम अप्रोच, NIA. ठीक है, NIA के अंदर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं? EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म. अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी अपना KO यानी अपना वैक होता है. EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ क्या होनी चाहिए? फर्म होनी चाहिए. तो कुछ नहीं, कैसे निकालने का? वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मार्केट वैल्यू लो, डेट का मार्केट वैल्यू ले लो, दोनों को ऐड कर लो. बराबर है क्या? वो दोनों को ऐड करने के बाद EBIT को डिवाइड कर लो.
EBIT से उसको डिवाइड कर लो तो आपको क्या आ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी ये थियोरेटिकल लग रहा है आप लोगों को क्योंकि इसके अंदर है बेटा, नाम ही थ्योरीज है। अपन इसके बाद इसके सम्स भी करेंगे, आप टेंशन मत लो। ट्रेडिशनल अप्रोच इज सिमिलर टू ऊपर वाला अप्रोच, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं हमको इसका फॉर्मुलेट करते बैठना है। दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अप टू सम टाइम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है और धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। फिर आता है देखो इररेलेवेंट में दो देखे अपन ने, क्या क्या देखे, एक निया है एक ट्रेडिशनल अप्रोच, निया और ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर इररेलेवेंट के अंदर आ जाती है नोई, निया और नोई है भाई बहन, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। निया जो है वो आपकी रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है, वो बोलती है कि जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करोगे वैसे वैसे मार्केट वैल्यू चेंज होगा। नॉई जो है वो बोलता है नहीं, नॉई बोल रहा है नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसने अपना अपना फॉर्मूला दिया है, जितने भी नेट ऑपरेटिंग इनकम है अपॉन KO कर लो तो आपको दिख जाएगा आपका वैल्यू ऑफ फर्म। और ऐसे दो एग्जाम्पल के लिए दो कंपनी दिए रहेंगे, एक कंपनी जिसका आप लोगों का नॉई, जिसका अपन क्या करेंगे चेंज करके देखेंगे, एक कंपनी जिसका चेंज नहीं करेंगे और अल्टीमेटली उनका सेम रहेगा, क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा वैल्यू ऑफ द फर्म। ये प्रूव करेंगे अपन सम के साथ। फिर आता है MM अप्रोच। MM अप्रोच दो तरीके से आता है, एक MM अप्रोच विदाउट टैक्स, एक MM अप्रोच विद टैक्स, उसका भी अपन सम के साथ करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर 4 थ्योरीज है। पहली रेलेवेंस और इररेलेवेंस। रेलेवेंस में आता कौन है, सबसे पहले निया, फिर कौन आता है ट्रेडिशनल। इररेलेवेंस में पहले कौन आता है, नोई, फिर कौन आता है MM अप्रोच। पहले अपन इनके सम्स कर लेंगे क्या, आ जाओ अपने सम्स पे। देखो मैंने ये वाले चैप्टर में भी 8 सम निकाले, आपके कितने सम निकाले, 8 समस में पूरा चैप्टर, मतलब ये 4 सम तो ये 4 अप्रोच के होते। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा डेट फाइनेंसिंग का सम है, एक EBIT EPS बैलेंसिंग का सम है, एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, ऐसे 3-4 सम है। 8 सम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, 8 सम्स ओनली। मैम आपने मेन लेक्चर में कितने लिए थे इसके मैं आपको बताती हूँ ना, मेरी मेन बुक दिखाती हुई देखो। मेन बुक के अंदर 23 क्वेश्चन में से मैंने कितने सम्स लिए हैं अभी आपके लिए, आई हैव टेकन अप 8 सम्स। 8 सम्स में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हम करेंगे सच में। सबसे पहला करते हैं नेट इनकम अप्रोच है ये निया। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 4 फर्म्स। 4 फर्म्स के बारे में बात की है, एक मिनट, हाँ, ABC, BCD, CDE और DEF, ठीक है। EBIT दिया है, उनका इंटरेस्ट दिया है, उनका इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया है। अज्यूमिंग दैट देयर आर नो टैक्सेस नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऑन डेट इज 10%। क्या डिटरमाइन करना है हमको, वैल्यू एंड वैक ऑफ ईच फर्म। जनरली कई बार ऐसे भी होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स सम आ जाए, जैसे ये सम है, इसके अंदर मैंने इसीलिए ऐसे सम लिया है कि आपको मार्केट वैल्यू भी निकालनी है आपके फर्म की और वैक भी निकालना है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कवर हो जाता है और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी कवर हो जाता है, करेक्ट, यूजिंग द नेट इनकम अप्रोच। व्हाट, अच्छा यहाँ तक। उसके बाद व्हाट हैपेंस इज दूसरा पार्ट, वो अपन थोड़ी देर में करते हैं, पहले ये वाला पार्ट देखेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ऐसा करना है। अच्छा चलो ठीक है। तो अब हमारे पास ABC, CD ऐसे 4 कंपनीज है, ठीक है। चारों के अपने को क्या दे दिए है, EBIT दे दिया है। EBIT में से क्या हम हटाएंगे, उनके इंटरेस्ट, तो क्या मिल जाएगा अपने को उनका अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो 2 लाख माइनस 20,000 180, 3 लाख माइनस 60 240, 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, 6 माइनस 240 360। तो ये अपने चारों कंपनीज के क्या आ गए, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, देखो अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। बट मैम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, देखो पहली बार टैक्स है ही नहीं, तो आपका EBT ही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है। प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ बोला नहीं है,
तो ये सारा का सारा पैसा किसका हो गया है, इक्विटी शेयर होल्डर का। जनरली अपन ईबीटी में से टैक्स हटाते हैं, फिर हमारे पास ईएटी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, फिर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अपन प्रेफरेंस शेयर को उनका हिस्सा दे देते, पर वो दोनों भी चीज नहीं है ना इसमें। तो जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है वही डिविडेंड देने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पूरा पैसा रेडी हो गया, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी का, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है, चाहिए तो लिख के लेंगे आप लोग, EBT अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या फॉर्मूला है, EBT अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब मेरा EBT कितना है 1,80,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने को सबके दिए ही रहेंगे जनरली, क्योंकि अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो 180 अपॉन 12% ऑन योर कैलकुलेटर्स डिवाइडेड बाई 12% कितना आ रहा है, ये 15 लाख आ रहा है, ठीक है। 240 अपॉन 60% 2,40,000 डिवाइडेड बाई 16% कितना आ रहा है, ये भी 15 लाख आ रहा है। अच्छा 3 लाख डिवाइडेड बाई 15% ये 20 लाख आ गया, और आगे 3,60,000 डिवाइडेड बाई 18% ये कितना आ रहा है, 20 लाख आ रहा है। तो मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो निकाल ली। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट अपॉन केडी। एक काम करो आप लोग, जितने जितने अपने को फॉर्मूला आ रहे हैं ना अपन ना लिखते ही चलेंगे। अच्छा नहीं लग रहा ना आज कुछ लिख नहीं रहे थे तो चलो हेडिंग दे देंगे आप लोग भी। क्या हेडिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक रेलेवेंस थ्योरी पढ़ रहे अपन और दूसरा पढ़ेंगे इररेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी के अंदर अपन ने पहला कौन सा किया, नेट इनकम अप्रोच निया। निया के अंदर अपने को मार्केट वैल्यू निकालनी है फर्म की। कैसे निकालते हैं अपन, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट करते, बराबर है क्या, हाँ मैम। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, अर्निंग्स बिफोर टैक्स ले लिया यहाँ पे, या फिर आप लिख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन के। मतलब मैं उनको कितना पैसा दे रही, लेट्स से कितना पैसा रेडी हो गया, 2 लाख रेडी हो गया, उनका कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 15%, तो उनका कितना मार्केट वैल्यू है। सिमिलरली मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन केडी। समझ रहे हो, हाँ मैम। चलो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाल लेते। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 20, 60, 2 2,40,000, पर हम लोग को तो दिया ही नहीं है इंटरेस्ट रेट। दिया है ना बेटा, इंटरेस्ट रेट ऑन डेट दैट इज 10%, सबका कॉमन है। तो ये इंटरेस्ट 20,000, 60,000, 2 लाख और 2,40,000, इस सबको 10% से डिवाइड कर लो तो तुम्हारे लिए 0 ऐड कर लो, एक 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 एक, तो ये 2 लाख हो जाएगा, ये 6 लाख, ये 20 लाख और ये 20,40,000। अब जो पिंक में हाईलाइट कर रही, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, 15 लाख प्लस 2 लाख 17 लाख आपका हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। इधर भी 15 लाख प्लस 6 लाख 21 लाख हो गई मार्केट वैल्यू ऑफ बीसीडी। उसके बाद 20 लाख प्लस ये कितना है आपका 40 लाख, सो 20 लाख प्लस 24 44 लाख हो गया मार्केट वैल्यू। ठीक है, एक चीज तो अपने को मिल गई हमको जो ढूंढनी थी, डिटरमाइन द वैल्यू। दूसरा पूछा है वैक क्या है, यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। तो वैक का अपने पास अब शॉर्टकट फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपन क्या करते हैं, वो परसेंट से मल्टीप्लाई करते या नहीं करते, इधर भी अपन ने वही किया है। तो यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT कितना है मेरा 2 लाख, फर्म की वैल्यू कितनी है 17 लाख, यानी 17 लाख हमारी फर्म की वैल्यू। कितना कमा रहे अपन 2 लाख, तो कितना कॉस्ट है 17 लाख डाल के 2 लाख कमा रहे, कितना कॉस्ट है अपना 2 लाख अपॉन 17 लाख, तो 2 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100 कितना है ये 11.76%। लाइकवाइज इधर कितना आएगा 3 लाख अपॉन 21 लाख, कितना आ रहा है ये 14.29% आ रहा है। देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। EBIT 3 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है 14.29। उसके आगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है ये 12.5%, और वैसे ही यहाँ पे 13.64%। तो ये दो चीज़ें तो निकाल ली। आगे व्हाट हैपेंस इफ फर्म ए, ये जो आपका ABC है ना, बोरोज ये ₹2 लाख एट 10%, यानी कि फर्म ए क्या कर रहा है 2 लाख बोरो कर रहा है 10% से।
टू रीपे इक्विटी कैपिटल, उसको इक्विटी कैपिटल यानी इक्विटी को 2 लाख से कम करना है और डेट को 2 लाख से बढ़ाना है। ये पॉइंट यहाँ पे समझो, यहीं पे तो प्रूव होता है ये रेलेवेंस थ्योरी है। तो मेरे को क्या करना है, 2 लाख से इक्विटी कम करनी है, 2 लाख से डेट बढ़ाना है। समझे क्या कर रहा है? हाँ समझ गए मैम। तो करते ना फिर। पहले का केस तो ये बिफोर वाला तो एज इट इज ऊपर के कॉलम से आएगा, मतलब ये सब चेंज करने से पहले। चेंज करने के बाद देखो EBIT 2 लाख का, इंटरेस्ट पहले ही आप 20,000 दे रहे थे, हाँ दे रहे थे, उसके अलावा मैंने और 2 लाख ले लिया, 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही है, तो और 20,000 ऐड हो जाएगा। पहले का 20,000, नया वाला 20,000, कितना हो जाएगा? ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया है 40,000। ठीक है, तो 2 लाख मैंने कमाए थे, EBIT 40 चला गया, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितना आ गया? 160। यही आपका प्रॉफिट है। सेम निकाल लेना, के 12% है, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 12% कितना आ रहा है? 13,33,333 आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आया है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालो अब, कितना है? 40,000 10% के हिसाब से, तो हमने निकाल लिया, ये 4 लाख आ गया, तो 13,33,333 प्लस 4 लाख कितना होने वाला है आपका? 17,33,333। तो अब वैक भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अपन? EBIT, कितना EBIT था? 2 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कितना है अपना? 17,33,333 इंटू 100 कितना आ रहा है? 11.54। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अपना वैक भी चेंज हुआ और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, यही तो रेलेवेंस थ्योरी प्रूव कर रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं अपन? रेलेवेंस थ्योरी। मतलब क्या होता है कि आप लोगों का जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे ही वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होता है। देखो 17 लाख और उसका क्या हो गया? 17,33,333 बराबर है, और वैक भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है। क्लियर अभी कॉन्सेप्ट अपने को? निया क्या पक्का? ओके। क्या कंक्लूजन है फिर? मोर प्रोपोर्शन ऑफ डेट रेड्यूस्ड वैक, यानी कि जितना ज्यादा आप डेट बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होने वाला है? कॉस्ट अपना वैक का कम होने वाला है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कम होगा। सेकेंड ट्रेडिशनल थ्योरी पे क्वेश्चन है, लल्लू लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन EBIT ऑफ 4 लाख, 4 लाख का EBIT है। ठीक है, प्रेजेंटली द कंपनी इज फाइनेंस्ड इंटायरली बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख। अभी कंपनी की स्थिति क्या है? पूरा का पूरा 20 लाख का उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, विथ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 16% है, तो उसकी वैल्यू तो आप तुरंत निकाल सकते हो। EBIT 4 लाख है, 16% कैपिटलाइजेशन रेट है, तो 4 लाख अपॉन 16% आपको आ जाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू रिडीम अ पार्ट ऑफ कैपिटल बाय डेट फाइनेंसिंग। मतलब अब उसको थोड़ा सा इक्विटी का प्रपोर्शन कम करना है, डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज करना है। सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, बस अप्रोच अलग था। उधर भी वही किया ना, 2 लाख से इक्विटी कम की थी और 2 लाख से हमने डेट बढ़ा दिया था। द कंपनी हैज 2 ऑप्शंस टू रेज डेट। अब उसको जो डेट इंक्रीज बढ़ाना है, या जो डेट उसको इंट्रोड्यूस करना है कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसके लिए 2 ऑप्शन है। एक 30% डेट और 70% इक्विटी, दूसरा 50% डेट और 50% इक्विटी। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉर डेट फाइनेंसिंग अप टू 30%, अगर अपन 30% के डेट फाइनेंसिंग पे जाते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ जाएगा 17% पे चला जाएगा। और अगर कंपनी 50-50 रख रही है, 50 डेट रख रही है और 50 इक्विटी रख रही है, तो इंटरेस्ट रेट जो डेट का है वो 10 से थोड़ा बढ़ के 12 हो जाएगा और कैपिटलाइजेशन रेट सीधा 20% पे चला जाएगा। क्या क्या समझा है अपने को अभी लल्लू कंपनी के बारे में? ये समझा है कि उसका 20 लाख का पूरा इक्विटी है, अभी का केस है ये, उसको बाद में करने का है डेट फाइनेंसिंग। तो 2 ऑप्शन है, 30% डेट करेगी और 70% इक्विटी करेगी, या तो फिर 50% डेट और 50% इक्विटी, ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर 30% डेट है तो 20 का 30% 6 लाख डेट हो जाएगा और बचा हुआ पूरा 13 लाख क्या हो जाएगा? इक्विटी, या तो फिर 10 लाख डेट 10 लाख इक्विटी, ऐसा केस है। ठीक है, अब अभी के केस में अपना केई कितना है? ये वाले केस में केई हो जाएगा 16%, पर अगर अपन 30-70 पे जा रहे तो केई 70 और नहीं तो केई 20, तो यहाँ लिख लो। इस केस में केई इज
17% और यहाँ पे KE इज 20%। सेम डेट का 10 से कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो KD इज 10% और यहाँ पे KD इज 12%। बिफोर आफ्टर का सीन लिख के लेंगे। चलो ये वाली समरी बना लो। ये समरी पढ़ ली तो पूरा क्वेश्चन ही समझ गया ना अपने को। क्वेश्चन का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया इतने से इससे। फटाफट से लिखो। डन। ओके, यू आर रिक्वायर्ड, देखो ग्रीन में मैंने लिखा है अपने को करना क्या है अल्टीमेटली। You are required to compute the value of the company and its overall cost of capital under different option। 3 ऑप्शन है ना, एक बिफोर वाला ऑप्शन जिसमें कुछ भी डेट नहीं है, फिर एक 30% डेट वाला ऑप्शन और फिर एक 50% डेट वाला ऑप्शन। तो अपने को क्या करना है, कंपनी का वैल्यू निकालना है यानी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है और कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये बताना है। ठीक है, 3 कॉलम बन जाएंगे, एक 0% डेट, एक 30% डेट और एक 50% डेट का। अब अमाउंट लिख दो। पहले इसमें कुछ भी डेट नहीं है तो पूरा का पूरा 20 लाख इक्विटी का। दूसरे इसमें 6 लाख डेट है, मैंने 13 लिख दिया था नहीं है, 6 लाख डेट है तो पूरा 14 लाख क्या हो जाएगा आपका, अरे हो गया बाबा, 14 लाख क्या हो जाएगा आपका इक्विटी और यहाँ पे 10 लाख का। ठीक है, EBIT दिया हुआ है अपने को कितना है 4 लाख का। जब तक कुछ बोला नहीं है EBIT चेंज मत करो, फिर तुम बोलोगे कि प्लान चेंज हो रहा है तो EBIT भी चेंज होगा। थोड़ी कुछ बोला है, अगर कुछ बोला होता तो देखा जाता। ठीक है, अभी हमको कुछ बोला है क्या उस बारे में, नहीं। ये लो दिख रहा है स्क्रीन अभी, ओके। चलो तो EBIT कितना रखेंगे अपन 4 लाख 4 लाख 4 लाख। EBIT में से इंटरेस्ट हटा दो, सेम अपना फॉर्मूला विल रिमेन सेम। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगी, अच्छा हाँ यहाँ पे देखो अभी आपको समझाती हूँ मैं। EBIT 4 लाख 4 लाख 4 लाख, इसमें से अपन क्या करेंगे, पहले किस केस में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो मत हटाओ। दूसरे केस में कितना डेट है अपने पास 14 लाख का डेट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, बराबर है क्या। तो आपने डेट 14 नहीं 6 लाख का डेट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 60,000 डेट हटा दिया। तो अब हमारा EBT कितना हो जाएगा 4 लाख माइनस 60,000 3 लाख 40,000। और ये वाले केस में अपना 10 लाख का डेट है, 10 लाख का 12% 120, तो 4 में से 120 चले गया तो अब हमारा EBT कितना हो गया है 2,80,000। तो KE निकालेंगे, KE 4 लाख अपॉन 16%, एक मिनट है बेटा, 4 लाख अपॉन 16% आ गया 25 लाख। ये मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आया। यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या है 3,40,000 अपॉन 17%, कितना आएगा ये 20 लाख आएगा। फॉर्मूला क्या है अपना EBT है, ये फॉर्मूला क्या होता है EBT अपॉन KE, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला। टैक्सेशन की कुछ बात ही नहीं की है ना, तो टैक्स क्यों उठाना है तुमको। और फिर EBT कितना है 2,80,000 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट है 20%, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 14 लाख हो गई। तो इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू हमको समझ आ गई। अब डेट ऑलरेडी दिया हुआ है ना, उसकी मार्केट वैल्यू अलग से क्या कैलकुलेट, अच्छा करोगी भी तो वही आएगा, करके देखो। चलो कितना है यहाँ पे तो डेट ही नहीं है, यहाँ पे कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय 10% कर लो, इंटरेस्ट अपॉन KD, वापस से 6 लाख का ही फिगर मिलेगा ना, डेट के अमाउंट खुद ही दे रखे यहाँ पे। तो ऐड करेंगे जो पिंक में हाईलाइट है, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट तो कुछ नहीं है तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी 25 लाख। इधर 20 + 6 26 और 14 + 10 24। तो हमने जैसे जैसे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर हिलाया क्या वैसे वैसे अपना मार्केट वैल्यू भी चेंज हो गया क्या, हाँ चेंज हो गया ना। पहले जब सिर्फ इक्विटी था तो 25 लाख था, फिर मैंने डेट का कंपोनेंट बढ़ाया तो 26 हो गया, और फिर मैंने डेट का कंपोनेंट अति बढ़ा दिया, बहुत ही बढ़ा दिया। थोड़ा बहुत लालच ठीक है, अपन जब बहुत डेट बढ़ा लेते हैं अपना इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो अपना मार्केट वैल्यू क्या हो गया और कम हो गया है। समझ गए क्या। अच्छा वैट कैसे निकालते हैं, EBIT अपॉन V। तो मेरा EBIT कितना था यहाँ पे 4 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म कितना है 25 लाख, तो 4/25 सीधा 16% आ जाएगा। इधर भी 4 लाख अपॉन 26 lakhs, 4/26 इंटू 100 कितना आ रहा है ये 15.38, और वहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे 24 इंटू 100 कितना आ रहा है ये फिर 16.67%। अपना कॉस्ट क्या हो गया है, कॉस्ट जब थोड़ा सा डेट बढ़ाया है ना तो कम हो गया, जब बहुत ही डेट बढ़ा दिया, बहुत ही लालच कर दिया तुमने तो कॉस्ट भी क्या हो गया हमारा कम हो गया है।
क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? तो प्लान कौन सा बेस्ट है अपना? प्लान ये वाला, प्लान 1 मतलब प्रेजेंट पे मत चले जाना, ये प्लान 1 है ना, नाम मैंने इसको ये दिया था प्लान 1, तो अपना प्लान 1 इज द बेस्ट प्लान। दोनों भी थियोरी अभी अच्छे से क्लियर हो गई क्या अपने को? नो प्रॉब्लम थियोरीज के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुन्ना लिमिटेड एंड सर्किट लिमिटेड, मुन्ना लिमिटेड एंड सर्किट लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। उनके कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ दिए ना तो सब सेम है उनका। मुन्ना लिमिटेड हैज 50% डेट एंड 50% इक्विटी, ठीक है। सर्किट लिमिटेड हैज 20% डेट और 8% इक्विटी। 20% डेट का वैल्यू है, 80% इक्विटी का वैल्यू है। ऑल परसेंटेजेस, ये जो भी परसेंटेज है सब मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात की है, ठीक है। बोरोइंग रेट फॉर बोथ कंपनीज इज 8%। दोनों भी कंपनी के लिए बोरोइंग रेट यानी केडी की बात की है। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 8%। इन अ नॉन टैक्स वर्ल्ड, अभी भी टैक्सेशन का बात नहीं है। कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट, ठीक है, वो तो अजम्पशन है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर दूं क्या? मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे हुआ रहेगा। देखो मुन्ना लिमिटेड जो है और सर्किट लिमिटेड पूरे के पूरे सेम है। मुन्ना लिमिटेड हैज़ 50% डेट, 50% इक्विटी। सर्किट के पास 20% डेट है, 80% इक्विटी है। उनका बोरोइंग रेट दे दिया है 8% का। सारा मार्केट बाकी का अजम्पशंस बोला है कि सब क्या है? परफेक्ट है, ठीक है। अब रिटर्न ऑन, पहले ये मुन्ना का कॉलम है, सर्किट का कॉलम है। EBIT हम लोगों को दिया है क्या? नहीं। अपन आगे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते। ए फर्स्ट पार्ट, इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ मुन्ना लिमिटेड, मुन्ना लिमिटेड का आप कितना शेयर्स होल्ड कर रहे हो? 2%। व्हाट इज योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹3,60,000 एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट KO इज 18%, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। EBIT मिल गया, दोनों का सेम, दोनों का सब कुछ सेम है कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा। तो EBIT हो गया 3,60,000 और 3,60,000। KO, अब अपन आ जाओ थोड़े अलग, इसमें अपने को फॉर्मूला देखना है। KO इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन V इंटू 100, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? EBIT अपॉन V इंटू 100। पर ये क्वेश्चन में हम लोगों को KO दे दिया है, EBIT दे दिया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डायरेक्टली निकालो ना, क्यों इक्विटी और डेट को ऐड करते बैठते। तो मेरा 3,60,000 EBIT है, 3,60,000 अपॉन 18% करो डिवाइडेड बाय 18%, तो मेरी 20 लाख की मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब सर्किट की देखो, सर्किट की उसकी भी सेम आएगी 3,60,000, तो ये आ गई। सर्किट की भी मार्केट वैल्यू आ गई 20 लाख, तो दोनों की भी मार्केट वैल्यू 20 लाख आ गई, ठीक है। अब डेट इक्विटी को बांट दो। मुन्ना के अंदर क्या है? मुन्ना 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 50-50% मेरे मुन्ना, बात सुनना, 50-50% है, तो 20 का 50% डेट 10 लाख और इक्विटी 10 लाख। सिमिलरली सर्किट के लिए 20% डेट है, तो 20 लाख का 20% 4 लाख डेट, 16 लाख हो गया आपका इक्विटी, ठीक है। अब इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट 10 लाख का 8%, कितना 8% दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया आप लोग के पास? 80,000। इधर 4 लाख का 8% इंटरेस्ट कितना आ गया? 32। तो अब मैं EBIT में से अगर इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरे को प्योरली इक्विटी का वैल्यू मिलने वाला है। तो EBIT 360 था, उसमें से 80 चला गया, तो 280 मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गया, विच इज सेम एज अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि नो टैक्स वर्ल्ड में है। यहाँ पे भी कितना है तुम्हारा EBIT? 360, उसमें से मैं 32,000 हटा दूँ तो कितना आ जाएगा? 3,28,000। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? EBIT, वही अपना EBT, सॉरी एक मिनट अटक गया था कि हाँ, EBT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो EBT कितना है मेरा? 2,80,000। पूरा वैल्यू कितना है? 20, वैल्यू ऑफ द फर्म का गया मेरा, पूरा वैल्यू कितना है इक्विटी का? 10 लाख। तो 2,80,000 में अर्न कर रही हूँ 10 लाख पे से, बराबर है ना। तो कितना कॉस्ट है मेरा? 28%। कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, ये सब आपको पता है, कॉमन सेंस बेस्ड फॉर्मूलाज है ये। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कितना कमा के दे रहे अपन इक्विटी शेयर होल्डर को? 3,20,000। कितना लिया है अपन ने उनसे? 16 लाख। तो 3,28,000 अपॉन 16 लाख कितना है? ये 20.5%। कितना है ये? 20.5%। तो मेरा KE इधर हो गया 28, इधर हो गया 25। यही पूछा था ना, व्हाट इज योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है।
व्हाट इज द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी निकाल लिया। सेकंड पॉइंट, सर्किट लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज मुन्ना लिमिटेड, चलेगा तो वो अपन ने सेम ही रखा है। व्हाट इज द इम्प्लाइड रिटर्न इक्विटी रिटर्न ऑफ सर्किट लिमिटेड, वो भी निकाल लिया अपन ने। ये जो था क्वेश्चन मुन्ना के लिए था, ये जो क्वेश्चन था सर्किट के लिए था। व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम मुन्ना, अब मुन्ना और सर्किट का कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग अलग क्यों है, बिकॉज मुन्ना के अंदर डेट ज़्यादा है, बराबर है, उसके अंदर डेट ज़्यादा है तो उसका कॉस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मोर फाइनेंशियल लेवरेज, मोर रिस्क, शेयर होल्डर्स विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न। आपका लेवरेज ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि आप में ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा डेट है, तो मैं एज अ शेयर होल्डर क्या बोलूँगी कि यार मेरे को ज़्यादा रिस्की कंपनी लग रही तुम्हारी, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगी तुमसे, इसलिए मैं यहाँ पे 28% एक्सपेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 20.5 में खुश हूँ। क्लियर ये वाला क्वेश्चन, पक्का कुछ नहीं करना था अपन ने, पहले तो वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली, इसमें से मैंने क्या किया, डेट का इंटरेस्ट निकाल लिया, डेट का पार्ट निकाला, इंटरेस्ट निकाला, फिर ईबीटी निकाल लिया, खत्म, क्वेश्चन इज सॉल्व। पक्का, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम क्लियर है। क्या करना था अपन ने, सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकाल लिया पूरे कंपनी का, उसमें से डेट का कंपोनेंट निकाला, इंटरेस्ट निकाला और इक्विटी का परसेंटेज निकाल लिया। फ्लो समझा। नाउ कम विद द फोर्थ मॉडल, फोर्थ थ्योरी, मोदिग्लियानी एंड एमएम अप्रोच, करेक्ट है, मिलर, मोदिग्लियानी एंड मिलर एमएम अप्रोच विद टैक्सेस वाला लेवर्ड एंड अनलेवर्ड का सम। नाउ कम टू द क्वेश्चन, बाबू भैया लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, पूरा का पूरा क्या है, इक्विटी। हाँ, बाय द वे पिछले क्वेश्चन में हमने वो इंटरप्रिटेशन समझा क्या, मुन्ना कंपनी एंड सर्किट कंपनी में एक ही डिफरेंस था, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग थे, डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज था, फिर भी उनकी मार्केट वैल्यू क्या रही, सेम रही। दोनों की मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी, 20 लाख एंड 20 लाख। यहाँ पे वो थ्योरी प्रूव होती है। या विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लाख, ऑल इक्विटी, बाबू भैया की जो कंपनी है पूरी की पूरी इक्विटी है, 25 लाख उसका मार्केट वैल्यू है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई कितना है, 21%। कंपनी वांट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स, उसको उसके खुद दिए हुए इक्विटी शेयर्स वापस से खरीदने हैं, मतलब का इक्विटी का प्रोपोर्शन कम करना है 75 का, बाय इशूइंग एंड रेजिंग 15% परपेचुअल डेट। क्या इशू करना है उसको, डेट इशू करना है, ठीक है। 5 लाख का उसको इक्विटी वापस लेना है, 5 लाख का इक्विटी क्या करना है, वापस लेना है, और उसके जगह पे डेट। यानी पहले की जो बाबू भैया की कंपनी थी वो पूरी इक्विटी पे बेच थी, अब उसने नया कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहा है वो, जिसके अंदर वो खुद के 5 लाख के इक्विटी शेयर्स खरीद रहा है, और उसके जगह पे क्या इशू कर रहा है, डिबेंचर्स इशू कर रहा है। रेट ऑफ टैक्स, पहली बार कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में क्या आ गया, टैक्स। एमएम अप्रोच मैंने आपको बोला था, देखो चार्ट में भी दिखाया है, 2 टाइप से बनता है, एक विद टैक्स से और एक विदाउट टैक्स से, ठीक है। आफ्टर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, कैपिटल में ये जो हम रीस्ट्रक्चर कर ले रहे हैं, एमएम मॉडल अप्लाई करना है, अपने को मार्केट वैल्यू बनानी है बाबू भैया की आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देना है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 3 चीज़ें उसको निकाल के देनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे एमएम अप्रोच के अंदर, विद टैक्स के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म का लिखा। फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म। अनलेवर्ड का मतलब ये होता है, लिख के ले लो चाहिए तो ऊपर हेडिंग में, अनलेवर्ड मतलब जिसके अंदर डेट नहीं है, नो डेट ऑल इक्विटी, नो डेट ऑल इक्विटी फॉर्म को बोला जाता है अनलेवर्ड फॉर्म। तो अभी अनलेवर्ड फॉर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है उसको बैलेंस आउट करो ना। बाबू भैया की पहले कंपनी क्या थी, ऑल इक्विटी थी, जिसके अंदर डेट का कंपोनेंट ही नहीं था। अब मेरे को उस दोनों को इक्वल करना है, तो हम कैसे करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड, उसके अंदर डेट इनटू टैक्स रेट कर लो, क्योंकि अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है डेट पे। तो 25 लाख था, डेट कितने का उसको इशू करना है, 5 लाख का, टैक्स रेट है 30%, तो 5 लाख ऑन योर कैलकुलेटर्स एवरीवन, इनटू 30% प्लस 25 लाख, कितना हो रहा है ये, 26,50,000 मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अब ये लेवर्ड फॉर्म की हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड चीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, के ई निकालना है, नया वाला के ई निकालना है, नया वाला के ई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 26,50,000 मेरा क्या है, टोटल कॉस्ट है, इसमें से डेट कितना है,
5 लाख का है तो मेरी इक्विटी कितनी हो जाएगी, 21,50,000 की इक्विटी हो जाएगी। पहले देखो, पहले बाबू भैया की इक्विटी कितने की थी, पूरी 25 लाख की इक्विटी थी। अब मैंने क्या किया, 5 लाख डेट का कंपोनेंट ऐड किया उसमें, तो 2650 मार्केट वैल्यू, इसमें से 5 लाख डेट किया तो बचा हुआ 2150 क्या है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। चलो निकाल लो फिर के, ये तो मैंने टोटल निकाला। के कितना है, 21% है क्या, देखो बोला है तुम लोग को, कहा गया ये रहा। एंड बाय इशूइंग 15% वाली लाइन में देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 21%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरी 21%। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस अपने को नहीं पता है, और ये कितना था टोटल, 25 लाख था, बराबर है। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना हुआ होगा, मैं पहले की बात करूँ बिफोर रिस्ट्रक्चरिंग, कितना हुआ रहेगा, 25 लाख का 21%, 21% कितना आ रहा है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 5,25,000। अब मेरे को नया वाला ईएटी नए स्ट्रक्चर से निकालना है। पहले जब प्योर इक्विटी था तो मेरे पास ये कितना था, ईबीआईटी, कहा गया मेरा ईबीआईटी, नहीं निकाला हमने, एक मिनट रुको जरा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा। 525 अपना ईएटी है, बराबर है। टैक्स रेट कितना बोला है अपने को, टैक्स रेट इधर आ जाओ, पहले का टैक्स रेट 30% है, ओके। चलो रिवर्स वर्किंग कर लेंगे। 5,25,000 अगर आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है, मतलब 5,25,000 इज योर 70%, तो 100% कितना हुआ रहेगा, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 70% कर लो, 7,50,000 मेरा ईबीआईटी था। इंटरेस्ट तो कुछ था ही नहीं ना, तो अपने जो का गैप है वो क्या है आपका टैक्स, 7,50,000 का 30% 2,25,000, उल्टा कर लिया। अब अपने को ये तो पता है दोनों की अर्निंग सेम है, तो अब नई वाली अर्निंग कितनी हो जाएगी, 7,50,000। अब 5 लाख का मैंने लिया था डेट, कौन से रेट से लिया था, 5 लाख का डेट अपन ने 15% से लिया था क्या, हाँ, तो 5 लाख का 15% करना, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 75,000 का, तो 7,50,000 ईबीआईटी था, 75,000 इंटरेस्ट में चला गया, तो ईबीडी कितना आ गया फिर 6,75,000। फिर से टैक्स रेट 30% है, जो बच रहा है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना है वो 4,72,500। ये आपका नया अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है, तो नया के ही निकाल लो। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना है अपना 4,72,500। नया वाला इक्विटी कितना है 21,50,000, तो नया वाला के ही कितना है 21.97%। बैक तो तुमको निकालना आता है पिछले चैप्टर से, देखो 21,50,000 इक्विटी डेट है, इनका वेट कैसे करेंगे, टोटल करके 2650 से, अब इनका टोटल कर लिया। इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी अपन ने निकाला, डेट का 15 था, लेकिन 15 में से 30% हटाओ ना, तो 10.5 आ गया। लाइकवाइज वी विल कैलकुलेट बैक। दिस वाज योर एमएम अप्रोच। ये 4 एमएम अप्रोच के क्वेश्चंस थे अपने जो हमको करने थे। थियोरी रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन ही करने हैं। थियोरी रिलेटेड अपने को कितने क्वेश्चन करने हैं, ये 4 क्वेश्चन। इसके अलावा अभी अपने को थोड़ा डेट फाइनेंसिंग और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस उस पर क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन, ठीक है। क्वेश्चन करते करते एक एक कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पोपटलाल लिमिटेड इज प्रेजेंटली फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इक्विटी शेयर। जनरली अपने को समझ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कैसे समझेगा कि पूरा का पूरा इक्विटी रहता है, फिर वो खुद का थोड़ा इक्विटी खरीद लेता है, फिर वो डेट को इशू करता है, फिर अपने को दोनों के केई केडी मार्केट वैल्यू कंपेयर करने के। द करंट मार्केट वैल्यू इज 6 लाख। अभी का मार्केट वैल्यू कितना है उसका 6 लाख है। 120 का उसने डिविडेंड जस्ट पे कर दिया, यानी ये D0 की बात कर रहे हैं। This level of dividend is expected to generate net cash receipts of 1,05,000 indefinitely, मतलब हर साल 1,05,000 का अपने को इनकम आने ही वाला है। The project would be financed by issuing 5 लाख का डिबेंचर्स 18% इंटरेस्ट पे। टैक्स को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। फिर करना क्या है क्वेश्चन में डेटा से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड गेन मेड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कितना अर्न करके दे रहे, इफ
कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपनी 21.6 पे चले जाती है और अपने को फिर प्रूव करना है कि वैक को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अभी का के देखो कितना है, 1,20,000 अपन खर्चा कर रहे हैं, कितने पे खर्चा कर रहे हैं, 6 लाख पे खर्चा कर रहे हैं। तो ऑन योर कैलकुलेटर्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। अभी का के कितना है अपना, सॉरी के इज इक्वल टू के ओ ये केस में, क्यों, क्योंकि ये ऑल इक्विटी है ना, पहले वाली जो कंपनी थी ये ऑल इक्विटी है, जो उसकी इक्विटी है वही टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो के इज इक्वल टू के ओ हो गया। हाँ, तो ये कितना आ गया, 20% हो गया। अच्छा, इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, अभी मेरे पास 1,05,000 का हर साल इनकम आने वाला है, कितना डेट रेस कर रहे हैं अपन, 5 लाख का डेट रेस कर रहे हैं 18% के हिसाब से, तो 5 लाख का 18% 90,000 चला जाएगा इंटरेस्ट के पीछे। ठीक है, तो अब मेरे को डिविडेंड देने के लिए कितना पैसा बचता है, 15,000 बचता है। अभी का डिविडेंड कितना दिया अपन ने, 120, बराबर है ना, तो मेरे पास टोटल डिविडेंड कितना जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पहले तो 1,20 दे रहे थे, अब एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 15,000 बच रहा है, तो 1,35,000 विल बी द टोटल डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, नया वाला कॉस्ट हो जाएगा उसका 21.6। तो मेरे पास कॉस्ट है, मैं उसको कितना पैसा दे रही हूँ, ये वाले फॉर्मूला से कंपेयर करना, ये 21.6 दिया हुआ है, उसको अपन पैसा दे रहे 1,35,000 दिया हुआ है, तो अपन ये नहीं निकाल सकते क्या, 135 बाई 21.6%, तो डिवाइडेड बाई 21.6% कितना आ रहा है ये, 1,35,000 डिवाइड बाई 21.6% कितना आ रहा है ये, 6,25,000 अपनी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। पुरानी मार्केट वैल्यू जब सिर्फ इक्विटी था तब कितना था, 6 लाख, तो अपने शेयर होल्डर्स को कितने का फायदा हुआ है, 25,000 का फायदा हुआ है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था हमको, नथिंग डूइंग, सिर्फ एक बात समझनी थी। देखो EBIT अपने को 1,5 का है, अब इंटरेस्ट के पीछे 90,000 जा रहा है, तो कितना पैसा बच रहा है, 15,000, ऑलरेडी 120 दे रहे थे अपन, तो टोटल इक्विटी को कितना देंगे, 1,35,000, रेट 21.6 है, तो उसका वैल्यू निकाल लिया। वैक को फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो प्रूव करो ना, 625, डेट कितना है, 5 लाख, इनका वेट कर लो, 11,25,000 टोटल है, बराबर है, ये 21.6 दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है, तो इनका अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना वैक 20% आएगा। पुराना भी वैक 20% था, तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से वैक चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस सम, ये सम में और कुछ नहीं था, इतना ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आशिकी लिमिटेड रिक्वायर्स 50 lakh of new plant. This plant is expected to yield earnings before interest and tax of 10 lakhs. ठीक है, अब while deciding about the financial plan, the company considers objective of maximizing earning per share. यानी उसको कुछ ऑप्शंस है, पर वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगी जहाँ पे सबसे ज्यादा अपने को अर्निंग्स पर शेयर मिलेगा, हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो उसके पास 3 ऑल्टरनेटिव है, कितने ऑल्टरनेटिव है, 3 है। टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, डेट 5 लाख का करे, या तो डेट 20 लाख का करे, या तो डेट 30 लाख का करे, टोटल 50 लाख का फाइनेंस है। 5 का डेट तो 25 का इक्विटी, 20 का डेट तो 30 का इक्विटी, और 30 का डेट तो 20 इक्विटी, टोटल 50 लाख होने चाहिए। ठीक है, द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग, अभी का मार्केट प्राइस 150 है, बट वो 150 हो जाएगा अगर अपन ने 20 लाख के ऊपर अपन ने डेट बाहर से ले लिया ना, तो अपना मार्केट प्राइस गिर के 125 हो जाएगा। द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 9% अप टू 5 लाख, अगर आप 5 लाख तक बाहर से पैसा उठा रहे हो तो 9% का रेट है, अगर 5 लाख के ऊपर निकाल रहे हो तो 14% का रेट है, और अगर अब आप 20 लाख के ऊपर निकाल रहे हो तो 19% का हम लोगों को डेट का रेट है। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 40%, हमको देखना है किसका। ये क्वेश्चन में कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर का रिलेशन ही नहीं, अपने लेवरेज में जो इनकम स्टेटमेंट बनाया था ना, वो इनकम स्टेटमेंट बनाना है अपने को और ईपीएस निकालना है। दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर एनी नॉलेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है तो अपने को कोई कैपिटल स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं चाहिए। अपने को लेवरेज के अंदर मैंने आपको फर्स्ट डे सिखा दिया था एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। ईपीएस किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगेगा तो अपना EBIT कितना है, देखो EBIT कहा दिया, एक मिनट रुको जरा, $10 लाख का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, पहले तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देख लो, 50 लाख टोटल है, डेट 5 लाख तो ये 45 लाख, ये 20 तो ये 30 और ये 30 तो ये 20, ठीक है। मार्केट वैल्यू तीनों की अपने को दे दी है, ओके। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन कैसे निकाल लेंगे, देखो 150 और आगे वो डिक्लाइन हो रही है ना, तो 45 लाख का मेरे पास इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर्स लगेंगे ना EPS के लिए, तो 45 लाख का मेरे पास इक्विटी है, 150 मार्केट प्राइस है, तो 30,000 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरे केस में 30 लाख का इक्विटी है, 125 का मार्केट प्राइस है, तो कितना हो जाएगा, 125 नहीं 150 का है ना, एक मिनट रुको, लेट मी चेक, इन एक्सेस ऑफ 20,000 से ज़्यादा लिए तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ 20,000 लिया है तो मार्केट प्राइस 150 ही रहेगी, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 150 कितना हो रहा है ये 20,000। इधर आपने डेट एक्सेस ऑफ 20 लाख ले लिया है, सिर्फ इक्विटी अभी 20 बचा है, 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना है अभी आपका 125, तो कितने 16,000 शेयर है, कितने शेयर है 16,000 शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर निकालिए, ठीक है। EBIT मेरे पास 10 लाख के, इंटरेस्ट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट का रेट दिया है अपने को 5 लाख के लिए 9% का रेट है, तो फिर ये 5 लाख इंटू 9% विल गिव यू 45,000, 5 लाख इंटू 9%। उसके बाद एट 14% ओवर 5 लाख एंड अप टू 20 लाख, अब 20 लाख तक के 14% है, तो पहले का मेरे को जो ये वाला कैलकुलेशन दिखा रही हूँ स्कीम 2 के लिए, पहले के 5 लाख पे मेरे को 45,000 तो लग रहा है, बराबर है, मैंने टोटल डेट कितना लिया 20 लाख का, तो अब 15 लाख का जो डेट है उस पर कितना लगेगा 14% लगेगा, 14% के हिसाब से आ गया ये 2,10,000, तो टोटल कितना डेट लग रहा है अपने को, डेट का इंटरेस्ट 2,55,000, ठीक है। अब स्कीम 3 के लिए अपने को क्या बोला है 19% ओवर 20 लाख, यानी कि अब हमारा डेट कितना है 30 लाख है, तो ये पहले का 45,000 भी रहेगा, 2,10,000 भी रहेगा, और ऊपर का जो 20 लाख है उसके लिए 19% का रेट है, 19%। 20 लाख बच रहा है ना, ऊपर का 10 लाख बच रहा है, कितना बच रहा है 10 लाख, यहाँ तक 20 हो गया, 30 लाख का डेट है टोटल, तो 10 लाख का 19%, 1,90,000 प्लस प्रीवियस 2,55,000, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है अपना 4,55,000। तो EBIT में से इंटरेस्ट हटा दो तो क्या मिलेगा अपने को EBT मिलेगा, टैक्स हटा दो 40% का सब लोग, तो क्या मिल रहा है हमको EAT मिल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 30, 20 और 16, तो 30, 20 और 16 से डिवाइड कर लो तो अपने को मिल गया EPS, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, नथिंग टू वरी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कौन सा बेटर है, सबसे ज़्यादा EPS किधर है, इधर है, तो स्कीम 2 इज बेटर ऑप्शन, खत्म। इधर अपने को इंटरेस्ट रेट के स्लैब्स पे ध्यान देना था, तो आप ये चाहिए तो वर्किंग लिख के ले लो, बाकी का क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेवरेज बेस्ड था, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने का, नथिंग एल्स, डन, नो प्रॉब्लम यहाँ भी, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 क्वेश्चन 7 एंड 8, एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एक EBIT EPS एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये दोनों भी क्वेश्चन विल बी डूइंग इन डिटेल इन नेक्स्ट सेशन, सी यू देन, बाय बाय। Hello students, I am CA Tej Sarligatti from Akash Agarwal classes. I hope you are doing well. आप सब बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ रहे हो, सब कुछ सब तरफ बढ़िया है, एंड साथ ही साथ जैसे जैसे लेक्चर्स में मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आपके सामने मैं आज CMA इंटर के बारे में बात करने आया हूँ कि भाई साहब जो CMA इंटर का जो सब्जेक्ट होता है हमारा, CMA इंटर में हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं बेटा। CMA इंटर के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2, जिसमें ग्रुप 1 में मैं पढ़ाता हूं कौन सा सब्जेक्ट, पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
ग्रुप 2 में जो दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ाता हूँ वो है पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स का कस्टम्स वाला पार्ट विच इज फॉर 20 मार्क्स एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स। पेपर 12 आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट होता है जिसमें कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ 50 मार्क्स। तो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर 11 जिसमें 20 मार्क्स, कस्टम्स एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इन इंटर। इसके अलावा अपने इंटर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर जितने सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपने पास अवेलेबल है बेटा। मैं आपको आज मेरे लेक्चर्स में आपको सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने आया हूँ। इंडिविजुअल फैकल्टीज, इंडिविजुअल टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स में अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। अब बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम क्यों लोगों से अलग है या दूसरों से अलग क्यों है, हमारे तरीका अलग क्या है, वो मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि ये जैसे आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हमें फिर से जुड़ना है सीएमए इंटर के लिए। तो जब हम फिर से जुड़ेंगे सीएमए इंटर के लिए तो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन जो रहेगा, अपने बीच में जो रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वही बताने आया हूँ मैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम थीम फॉलो करते हैं अपने आकाश अग्रवाल क्लासेस में, वो थीम आप समझ लो बड़े प्यार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे मेन बुक से। कौन सी बुक से? मेन बुक से, मेन वॉल्यूम से, जहां पर हम मोर देन 150 to 180 सम्स कवर करते हैं इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑल्सो इन जो अगर ग्रुप 1 अकाउंट्स की बात करूं तो उसमें भी कवर मोर देन 250 सम्स। देखो वो 100 मार्क्स का है, कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वी कवर मोर देन 250 सम्स इन सीएमए इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स में 50 मार्क्स एंड आईडीटी कस्टम्स जो 20 मार्क्स है, इसमें भी हम ये थियोरेटिकल थोड़ा सा सब्जेक्ट हो जाता है तो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज भी कवर करती है। तो ये हुआ अपना मेन बुक। मेन बुक में हमारा फीचर क्या होता है? मेन बुक में वी स्टडी कंसेप्ट्स इन डिटेल, कंसेप्ट्स इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे मेन बुक में। तो मेन बुक होने के बाद तो सर इतना काफ़ी होता है कि मेन बुक? नहीं, मेन बुक काफ़ी नहीं होता है। फाउंडेशन के समय भी मैंने आपको बताया है, मेन बुक यानी कि मेन बुक जो अपना मॉड्यूल कवर करता है सिर्फ इतना नहीं, तो हमें एक और चीज़ करनी होती है। क्या? हम करते हैं महासंग्राम सीरीज। कौन सी सीरीज? महासंग्राम सीरीज। महासंग्राम सीरीज, महासंग्राम सीरीज में बेटा हम क्या कवर करते हैं, ध्यान से समझो। ये अपने महासंग्राम सीरीज में हम क्या कवर करते हैं, ध्यान से सुनो। ये है अपने महासंग्राम सीरीज की बुक। ये महासंग्राम सीरीज में हम कवर करेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आपके वर्कबुक्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं महासंग्राम सीरीज़ में। महासंग्राम सीरीज़ की अगर आपको मैं झलक दिखा दूं तो ये देखो, महासंग्राम सीरीज़ के जो कुछ सम्स है, जैसे ये थियरी वाला क्वेश्चन है फ्रॉम आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, फिर आपके पास्ट पेपर्स, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थियरी वो भी सेपरेटेड है, देखो भाई साहब, वो भी चैप्टर वाइज। इसके अलावा अब ये देखो, ये जो महासंग्राम सीरीज और मेन बुक, ये दोनों के तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे ही, बट ऑब्वियस ये जो अपनी मेन बुक है, ये अपनी मेन बुक जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये मेन बुक का कवर पेज है और ये आपके मेन बुक की झलक दिखा देता हूँ वो आपको हल्की सी। ये रही मेन बुक, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर सम्स भी कवर किए जाएंगे। फिर अगली आती है अपनी महासंग्राम सीरीज, जो मैंने आपको भी बताई है। ये महासंग्राम सीरीज सर ये तो सबको ही करता है सर, ये तो हमने करना ही है बेटा। महासंग्राम सीरीज कोई नहीं करता। महासंग्राम सीरीज में बच्चे को करना पड़ता है कि भाई पास पेपर ढूंढ कर लाओ, रिवीजन टेस्ट पेपर लेके आओ, वर्कबुक डाउनलोड करो, सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करो, यहाँ सबसे पढ़ो। हमने सब एक जगह पे कंपाइल करके दिया है ना। फाउंडेशन में भी तो हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं सारे तो डिस्कस कर ही रहे, अब तो ये चीज़ से वाकिफ हो ही। इसके अलावा सर और क्या देने वाले हो सर? इसके अलावा और क्या दूंगा, ध्यान से सुनो बेटा। सीएमए इंटर के अंदर हम एक और बुक प्रोवाइड करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव्स इतने नज़रअंदाज करते हैं ना बच्चे, क्या बस क्या बोलूँ। हमने बचपन में एक चींटी और हाथी की कहानी सुनी थी। एक छोटी सी चींटी होती है, बड़े से हाथी को धड़ाम से गिरा देती है। ये ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही है, उसको छोटा सा चिल्लर समझ के सब लोग
इग्नोर कर देते, हाँ हाँ पढ़ लेंगे, हाँ हाँ कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, 100 मार्क के पेपर में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 25 मार्क्स की आपकी थियोरी, 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कुछ करेंगे क्या सर? यस बट ऑब्वियस, ऑब्जेक्टिव्स के लिए देखो हम लोगों ने फिर से ऑब्जेक्टिव्स की अलग से बुक बनाई है। इस ऑब्जेक्टिव्स में भी सारे कंपाइलेशंस होंगे, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, रिवीजन टेस्ट पेपर, हर चीज़ कवर होगी इसके अंदर भी। अगेन कलरफुल नोट्स। सर सिर्फ नोट्स देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ये भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। अच्छा इसके अलावा सर, इसके अलावा, अरे बेटा रुको, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम लोग थियरी, क्योंकि भाई साहब हमेशा कहा जाता है थियरी भी है ज़रूरी, तो थियरी भी अगर ज़रूरी है तो थियरी के लिए भी एक्सक्लूसिव सर, एक्सक्लूसिव। जैसे मेन बुक हम लोग एक्सक्लूसिवली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स लेंगे। महासंग्राम एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम सब प्रोवाइड करेंगे, हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स थियरी के लिए भी अलग से सर, यस थियरी के लिए भी अलग से प्रोवाइड करेंगे। थियरी के लिए देखो, थियरी की बुक अलग से जो आपकी थियरी कवर की जाती है, थियरी ये बुक सर, ये सिर्फ ये बुक भी नहीं बेटा, थियरी के बुक, उसके लेक्चर्स भी साथ में एक्सक्लूसिवली उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। यस तो सर इतना ही है क्या? नहीं बेटा इतना ही नहीं है, अभी तो और बाकी है, रुको। और क्या बाकी है सर? अब इतना देने के बाद भी और कुछ बाकी है क्या? हाँ हाँ है, रुको देखो मैंने क्या बताया आपको, मेन बुक, बुक एंड लेक्चर्स, महासंग्राम बुक एंड लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स, नोट्स एंड लेक्चर्स, थियरी लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स। अब बात ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं संजीवनी बूटी सीरीज। अगेन यू वेरी वेल नो अबाउट दिस संजीवनी बूटी सीरीज, जो अभी आपकी चल ही रही है सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीएमए इंटरमीडिएट में भी ऑनलाइन में ये लेक्चर्स चल रहे हैं संजीवनी बूटी सीरीज के। ये संजीवनी बूटी सीरीज में देखो भाई साहब, हम इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकलेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे और 2 डे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप बोथ ग्रुप की स्टडीज कर रहे हो तो आपके पास तो छुट्टी है ही नहीं, और अगर आप एक एक ग्रुप की भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में सिर्फ अल्टरनेट डे की छुट्टी है, तो एक ही दिन है, बस इस एक दिन में इतना सब पढ़ के हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज, फिर से हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हर टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे जिसमें पूरा टॉपिक। तो सिर्फ इतना ही क्या, देखो मैं आपको संजीवनी बूटी सीरीज़ के नोट्स भी दिखा देता हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज़ ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फिर से क्या करेंगे, जो अपनी महासंग्राम है, मेन बुक है, वहाँ से कंपाइल करके हमने फिर से ये सम्स लेकर आ गए हैं यहाँ पर। ये सारे सम्स यहाँ पर कवर कर लिए हमने, ये सारे। ये हो गए आपकी कौन सी सीरीज़? ये हो गई आपकी संजीवनी बूटी सीरीज़, जो आप तो रेगुलरली देख ही रहे हो सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीरीज सेम इंटर में भी चल रही है बेटा, यही चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं। इसीलिए तो सीना ठोक के कह रहा हूँ, सुनो वापस कह रहा हूँ मैं, आपका कवर होगा। अब बात ध्यान से समझो बेटे, अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैं सीना ठोक के ये बोल सकता हूँ कि थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद, इतने सारे टेस्ट देने के बाद, इतने सारे लेक्चर्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें होने के बाद हम सीएमए नहीं बनेंगे तो कैसे होगा बेटा? ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? सिर्फ आकाश अग्रवाल क्लासेस में ही मिलेगी। इसलिए हम भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी बोलते हैं, थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। सो डू स्टडी वेल, पढ़ाई करो। लेक्चर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सी यू गाइस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? अपना थोड़ा सा पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का बचा हुआ है, करेक्ट? उतना खत्म कर ले आज अपन। एकदम बस 2 ही सम्स बचे हैं, only 2 सम्स बचे हैं। यस, देन वी विल बी डन विद कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हम स्टार्ट करेंगे नया वाला चैप्टर। चलो देखो, अभी ये वाला जो है ना आपका EBT EPS एनालिसिस पे क्वेश्चन है। Question number 7, Viru Limited is considering the following 2 alternative financing plans। 2 plans वो कंसिडर कर रहा है, ठीक है। कौन से 2 प्लान कंसिडर कर रहा है? प्लान ए और प्लान बी। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये 12% डिबेंचर्स है, हाँ 12% डिबेंचर्स इधर है वो, ठीक है। कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक पापा, चलो टाइप कर रहे वो थोड़ी यार, FM पढ़ चुके हो जाता है। 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर 2 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख है, ठीक है। आगे
in the indifference point between the plan is 2,40,000. The indifference point between the plan is 240. Corporate tax 30% है. Calculate the rate of dividend on preference share. What do you mean by indifference point? Indifference point का मतलब क्या रहता है? सबसे पहले हम वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे. It is that level of EBIT. It is that level of EBIT जहाँ पे दोनों भी कंपनी का EPS क्या हो, सेम हो. दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा पर दोनों कंपनी का EPS कैसा होगा, सेम होगा. सो इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ EBIT जहाँ पे दोनों भी कंपनीज का EPS लेवल क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा. तो हमको ऑलरेडी इंडिफरेंस पॉइंट दे दिया है. कितना है, 240. तो 240 आपका क्या है, बेसिकली EBIT है ना. ये दोनों लेवल का इंडिफरेंस पॉइंट है, दोनों लेवल का EBIT. EBIT हमको प्रेफरेंस शेयर का रेट निकालना है. ओके, अब देखो EBIT अपन ने दोनों कंपनी का है, दोनों प्लान का 240 रख दिया. ठीक है. एक इसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट जा रहा है ना 2 लाख. ऑन योर कैलकुलेटर्स 2 लाख का 12%, 12 to 24 तो 24,000 चला गया. तो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितना आएगा, 2,16,000 बराबर है. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे 24,000, इधर 2,40,000 में से कुछ नहीं जाएगा तो इनका EBT वही रहेगा. टैक्स रेट कितना है, 30%. तो 2,16,000 में से 30% हटा दो. 2,16,000 इंटू 30% कितना है, 64,800 माइनस इक्वल टू कर लो कितना आएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 1,51,200. इधर 2,40,000 वैसा का वैसा, इसका 30% ले लेंगे. कितना आ रहा है, 72,000 माइनस इक्वल टू कर लेंगे 1,68,000. ठीक है. अब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पता ना तो उसको मैंने x रख दिया. इधर तो है ही नहीं, पर अपने को इतना पता है कि दोनों का EPS लेवल सेम चाहिए. क्यों सेम चाहिए, क्योंकि हम EBIT EPS एनालिसिस कर रहे हैं. तो तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ EBIT वेयर दोनों भी प्लान्स का EPS क्या होता है, सेम होता है. ठीक है. फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम अपनी 1,51,000, इधर 1,68,000 माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड है. ठीक है. आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर्स 4 लाख टोटल है, 10 रुपए की ईच है यानी 40,000. और इधर भी कितने हैं, 40,000 है. तो 1,51,200 अपॉन 40,000. दिस इज इक्वल टू 1,68,000 माइनस x अपॉन 40,000 बराबर है. अब क्या सॉल्व करनी है, बस इक्वेशन अपने को. ठीक है. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो मेरा 40 डायरेक्टली कट होने वाला है. हाँ, तो 1,51,200 इज इक्वल टू 1,68,000 माइनस एक्स. तो अब x का वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये माइनस एक्स को इधर लेके आओ, उसको इधर करो. बेसिकली इन दोनों को माइनस करना है. देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 16,800. ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट आया. क्या आया, ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड. यानी आप लोगों ने 16,800 का प्रेफरेंस दिया है. कितने पे दिया है, ये 2 लाख पे दिया है. तो व्हाट इज द रेट, इफ यू आर पेइंग 16,800 ऑन डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो कितना रेट से दे रहे हो आप, 8.4%. क्लियर. देखो 16,800 दे रहे हो. हाँ, कितने पे दे रहे हो, 2 लाख पे. हाँ, तो कितना परसेंट प्रेफरेंस रेट है अपना, 8.4%. क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से, नो वरीज नो प्रॉब्लम इसके अंदर. ठीक है. एक काम करें, थोड़ा सा अपन ब्रीफिंग लिख ले क्या इसके बारे में. यहाँ पे. हाँ चलो ब्रीफिंग लिख लेते अपन इंडिफरेंस पॉइंट के बारे में. एक बार हेडिंग दे देंगे सब लोग, इंडिफरेंस पॉइंट दी क्या हेडिंग, इंडिफरेंस पॉइंट. फिर इंडिफरेंस पॉइंट है क्या अल्टीमेटली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट. ऐसा EBIT, दैट लेवल ऑफ EBIT. देखो मैं इधर डेफिनेशन देने के लिए नहीं हूँ, सब इंग्लिश में बोल दिया. आई एम हियर जस्ट गिविंग यू एन एक्सप्लेनेशन. दैट लेवल ऑफ EBIT, ऐसा EBIT वेयर EPS ऑफ बोथ द प्लान्स, बोथ द कंपनीज, जो भी दो चीजें हैं, EPS उन दोनों के बीच का EPS ऑफ बोथ विल
रिमेन कांस्टेंट। कैसा रहेगा उनका इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे दोनों का ईपीएस विल बी कांस्टेंट, या तुम बोल सकते हो दोनों का ईपीएस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे अभी था 2,40,000 इंडिफरेंस पॉइंट बोल दिया, मतलब वो दोनों का ईबीआईटी है। क्या है, दोनों का ईबीआईटी। और जब उसको सॉल्व करेंगे अपन तो उनका ईपीएस भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, एकदम सेम। तो ये लाइन लिख के ली सबने, पक्का, ओके। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी देख लेंगे, ईपीएस और अपना ईबीआईटी का इंडिफरेंस पॉइंट भी देख लेंगे, जो मैंने आपको बताया ना, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी। तो हाउ टू फाइंड आउट दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, हम ये क्वेश्चन के साथ देखते हैं। चलो, द मैनेजमेंट ऑफ Pinky Company Limited wants to raise its fund from the market to meet out the financial demands of its long term projects। ठीक है, कंपनी के पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं टू रेज इट्स फंड। यू आर गिवन द फॉलोइंग प्रपोजल्स। अब प्रपोजल ए है, प्रपोजल बी है और प्रपोजल सी है। इक्विटी शेयर्स वो बोल रहा है 100%, 50%, 50%, पूरा 100%। ए प्लान के अंदर पूरा 100% उसकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर रहेगा। बी के अंदर जितना भी फंड्स उसको रेज करना है उसका 50% इक्विटी शेयर्स, 50% डेट रहेगा। सी प्लान के अंदर 50 इक्विटी शेयर्स और 50 प्रेफरेंस शेयर रहेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों का भी 10% है, दोनों का कॉस्ट कितना है, 10% है। टैक्स रेट इज 50%। इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू कितने की, 10 है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, 10 के प्रीमियम पे इशू किया हुआ है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रेज करनी है तुमको, 40 लाख। तो 40 लाख का ए प्लान के अंदर पूरा 40 लाख का इक्विटी रहेगा, बी प्लान के अंदर 20 का इक्विटी, 20 का डेट रहेगा, और सी प्लान के अंदर 20 का इक्विटी और 20 का प्रेफरेंस शेयर रहेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस तीनों लेवल के लिए 18 है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड कि हम लोगों को तीनों प्लान के अलग अलग ईबीआईटी। बेटा आपकी कंपनी का ईबीआईटी सेम रहेगा, हमको सिर्फ प्रपोजल दिए कि देखो आज के डेट पे 18 लाख का ईबीआईटी है, फिर शुड वी गो विद प्रपोजल ए या प्रपोजल बी। हमको आज के स्टेज पे डिसाइड करना है कि हमारे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। Should it be all equity? Should it be equity and debt? Should it be equity and preference share? कुछ मिक्स करके बनाना है क्या, बेसिकली अपने को ये चेक करना है। From the above proposals, ग्रीन में जो दिया है अपने को फाइंड आउट करना है, क्या ढूंढना है, मैनेजमेंट wants to take decision from you for appropriate plan after computing the EPS, यानी सबसे पहले क्या निकाल के देना है आपको, EPS निकाल के देना है। उसके बाद क्या निकाल के देना है आपको, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। होता क्या है वो मैं बताऊंगी, पहले EPS तो अपन चैप्टर नंबर 1 लेवरेज में ही देख चुके थे निकालना। पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लो, उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से DI को डिवाइड कर लेंगे, बराबर है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस विद ईबीआईटी कितना दिया है, 18 लाख दिया है। तो पहले जो कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन ने डिफाइन किया उसको हम टेबल में डाल देंगे। इक्विटी 40 का, ये 20 का, ये 20 इक्विटी और 20 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ईबीआईटी तीनों केस में 18 है। ईबीआईटी में से हम सबसे पहले क्या हटाते हैं, इंटरेस्ट। पहला केस ऑल इक्विटी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। बी प्लान में 20 लाख का आपने डेट लिया है, रेट कितना है, 10%, बराबर है क्या, तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 16 लाख। थर्ड केस में डिबेंचर कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर है तो इंटरेस्ट नहीं हटेगा। तो अब अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, इसकी 18, इसकी 18, इसमें से 2 गए थे, 16 लाख बच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या हटाना है, उनमें से टैक्सेस हटाने हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, 50% है, श्योर। ठीक है, फिगर्स को हाफ करेंगे, 18 का 9, 16 का 8, 18 का 9, तो मेरे ये EAT आ जाएगा। अब EAT में से हम डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बट एक जगह प्रेफरेंस शेयर है ना, 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, उधर भी रेट कितना है, 10%, तो मैंने वापस से प्रेफरेंस शेयर हटा दिया, 2 लाख कर दिए कम उसमें से। तो अब मेरी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम तीनों लेवल की, तीनों प्लान्स की क्या हो जाएगी, इधर की 8, इधर की 8 और इधर की 7 हो गई। क्लियर हो गया है क्या, पक्का, हाँ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लेंगे। देखो 40 लाख का टोटल इक्विटी कैपिटल है, इशू प्राइस कितनी है अपनी, 10 और 10 20, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर की कीमत 20 है, तो कितने इक्विटी शेयर्स है अपने पास, 2 लाख के हैं। इधर देखो
20 लाख की इक्विटी है हमारे पास, रेट है 20, तो 1 लाख की इक्विटी और 1 लाख की इक्विटी। अब ईपीएस निकाल लो ना सबका, ये देखो 9/2 4.5, 8/10 8, 7/1 लाख विल बी 7। तीनों के अपन ने क्या निकाल लिया, ईपीएस निकाल लिया, पहला पॉइंट खत्म हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल बीईपी निकालना है, क्या निकालना है अपने को, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब लिख के लेंगे आप, पहली बात फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि जो दो प्लान्स 3 प्लान्स जो भी है, वो बिटवीन दोज प्लान्स जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब प्लान ए के अंदर कुछ भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, उसके अंदर ऑल इक्विटी है ना, कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट है ही नहीं, ठीक है। बी के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट 2 लाख है, सी के अंदर भी तो 2 लाख है, तो सेम हुआ ना, नहीं सेम क्यों नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर इट कम्स आफ्टर टैक्स। अभी तुम क्या बोलोगे कि ए के लिए फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है बट बिफोर टैक्स, ए नहीं अपना क्या ये बी है, और सी के लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है बट दिस इज आफ्टर टैक्स। ऐसे थोड़ी कंपैरिजन होता है, दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो तो या तो दोनों कॉमर्स क्यों नहीं मांगते या साइंस क्यों नहीं मांगते, तुम एक ये ऐसे कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो है प्रेफरेंस शेयर, दिस इज योर कॉस्ट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स डिडक्शन होने के बाद का है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ता है, बिफोर टैक्स में लेके जाना है, बराबर है। इसको कहाँ लेके जाना है अपने को, बिफोर टैक्स में लेके जाना है, ठीक है। लेके चले जाएंगे हम लोग इसको बिफोर टैक्स के अंदर। कैसे लेके जाएंगे, कोई तो अमाउंट था, वो अमाउंट में से 50% टैक्स कम हुआ, फिर 2 लाख आया, तो बेसिकली 2 लाख अपॉन 50% करेंगे तो अपने को मिल जाएगा। वैसे तो अपने को दिख रहा है 50% का रेट है ना, तो अपन डायरेक्टली डबल कर सकते हैं। कोई और रेट होता है तो क्या करते फिर, 2 लाख डिवाइडेड बाय 50%, तो कितना आ जाएगा ये। अब दोनों सेम लेवल पे हुए, देखो कैसे सेम लेवल पे हुए, यहाँ पे देखना। इसका तुम्हारा ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, 2 लाख और 4 लाख, इसमें से इंटरेस्ट चले जाएगा 2 लाख, इधर भी 4 लाख के इंटरेस्ट कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा, लेट दैट ईबीआईटी भी 2 लाख, ठीक है। पर इसमें से टैक्स जाएगा 2 लाख का, हाँ 2 लाख बच गए तुम्हारे पास, ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस को दे देंगे। तो अल्टीमेटली दोनों का डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, फाइनेंस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही क्या होता है कि तुमको कोई प्रॉफिट ना हो रहा और कोई लॉस ना हो रहा हो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी जो अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट क्या कर ले, रिकवर कर ले, क्योंकि और कोई खर्चा तो नहीं है इनको, तो इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट अगर रिकवर हो गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ए के लिए कोई बीईपी है ही नहीं क्योंकि उसको फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ ही फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। बी के लिए बीईपी क्या हो जाएगा, 2 लाख, क्योंकि उसको 2 लाख डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं। और सी के लिए कितना हो जाएगा, 4 लाख। क्यों 4 लाख, क्योंकि 4 लाख जब उसके पास रहेंगे, वो 4 लाख में से क्या करेगा, 50% का टैक्स देगा, फिर उसके पास 2 लाख बचेंगे और ये 2 लाख को प्रेफरेंस को। अगर तुम बोलेंगे यहाँ भी 2 लाख रखो, तो तुम क्या करेंगे, 50% टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना उसको, गवर्नमेंट को। तो तुमने 50% उसको टैक्स दे दिया 1 लाख, और फिर तुमको 2 लाख प्रेफरेंस को देने को कहाँ से आएगी, तुम्हारे पास बचे 1 लाख। इसीलिए अपन उसको बिफोर टैक्स लेके जाते हैं। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट समझा क्या है दोनों का, बी और सी का 2 लाख और 4 लाख। ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी जहाँ पे तुम दोनों भी कंपनीज या दोनों भी प्लान्स का ना फाइनेंशियल कॉस्ट रिकवर हो जाता है। ये क्या हो गया आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे कंप्यूटेशन ऑफ ईबीआईटी। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे वो ईबीआईटी निकाले जहाँ पे तुम्हारा क्या हो, ईपीएस सेम हो। तो 3 कंपनी है, लेट दैट ईबीआईटी भी एक्स, ईबीआईटी को ही एक्स पकड़ लेना, क्योंकि तुमको नहीं पता ना वो कौन सा लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहाँ पे आपका ईपीएस सेम है। बाकी के सारे फिगर्स एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंटरेस्ट तो इसके पास है नहीं, तो ये तो एक्स का एक्स रहेगा। इसमें 2 लाख का इंटरेस्ट था, बराबर है, तो ये एक्स माइनस 2 लाख हो जाएगा। और इधर इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट इधर कुछ भी नहीं था, तो ये x माइनस नथिंग विल बी x ओनली, ठीक है। अब टैक्स हटा दो, तो टैक्स हटाने के बाद 50% हटाने के बाद 0.5 बचा। यहाँ पे 2 लाख का तुम्हारा 0.5 चला गया और 1 में से भी 0.5 चला गया, तो ये हो जाएगा
x माइनस 1 लाख करना है इसको, ठीक है। 0.5x देखो 2 लाख टोटल था तुम्हारा, ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्सेस है, इसमें से 50% चला गया तो x का क्या हो जाएगा 0.5x, 2 लाख का क्या हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। ओके, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 0.5x। फिर इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड जा रहा है उसके पास 2 लाख का, ठीक है जा रहा है। तो अब तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कितनी बची है, कहा गया, हाँ मैं लिख रही हूँ तीनों का। ए के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम 0.5x बची है, बी के लिए ये बची है 0.5x माइनस 1 लाख, और सी के लिए 0.5x माइनस 2 लाख बच रहा है ना उसके लिए अब, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड था। और इंडिफरेंस लेवल अब तीनों में नहीं निकलता, 2 प्लान में निकलता है, कंपल्सरीली 2 प्लान। तो पहले अपन ए और बी का इंडिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, दोनों का ईपीएस सेम रहेगा, तो इसका ए का ईपीएस क्या हो जाएगा 0.5x अपॉन कितना इक्विटी शेयर होल्डर था 2 लाख था ना, ऊपर निकाला है अपन ने, दिस शुड बी इक्वल टू इसका ईपीएस 0.5x माइनस 1 लाख अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 1 लाख शेयर होल्डर से, तो 1 लाख लिख दो, ठीक है। अब इनको अपने को क्या करना पड़ता है, अब इनको अपने को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। मैं ये सॉल्व करके दूँ, ये तो पूरी लाइन कट गई, तो ये आपका 0.5x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.5x माइनस 1 लाख, ठीक है। तो ये 0.5x ये हो जाएगा x, 0.5 इंटू 2 क्या होता है देखो, आप कैलसी पे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.5 इंटू 2 विल बी 1 माइनस ये हो जाएगा 2 लाख, सब x माइनस 0.5 तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आने वाला है ये 4 लाख। तो a और b के बीच में EBIT कौन सा सेम रहेगा 4 लाख रहेगा, कितना रहेगा देखो a और b के बीच में 4 लाख रहेगा, करेक्ट, हाँ करेक्ट। उसके बाद ये a और b की बात हो गई, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये रहा b और c के बीच में भी तो निकालना पड़ेगा ना, b और c के बीच में, तो चलो यहाँ पे b और c के बीच में निकाल दे, इधर बहुत मजा आने वाली, सब कट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे करूँ b एंड c, कितना आता है ये 0.5x माइनस 1 लाख अपॉन 1 लाख शुड बी इक्वल टू व्हाट 0.5x माइनस 2 लाख अपॉन 1 लाख। ये 1 लाख पूरा काट, और ये 0.5 और 0.5 ये बच रहा है इधर, ये 0.5 अगर इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, देखो 0.5x माइनस 0.5x इज इक्वल्स टू माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख। तो ये x ही कट गया, तो क्या ढूंढोगे, तो ऐसे केस में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं बनेगा, यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाल सकते हैं क्या हम, नहीं निकाल सकते, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्लियर क्या, सो देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं। और जो आखिरी के दो है मतलब a और c, उनके बीच में क्या होगा 0.5x अपॉन 2 लाख इज इक्वल टू, लास्ट में क्या था 0.5x माइनस 2 लाख अपॉन 1 लाख। इनका फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ये सब चला गया, सब चला गया, यहाँ पे क्या बचता है 0.5x, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x हो जाएगा और ये 4 लाख हो जाएगा, तो 4 लाख अपॉन 0.5, ये x इधर आ जाएगा तो बचेगा 0.5x इज इक्वल टू 4 लाख। x का वैल्यू कितना होगा 4 लाख अपॉन 0.5 विल बी 8 लाख। तो a और c के बीच का इंडिफरेंस पॉइंट कितना है 8 लाख। तो a और b का हमने निकाल लिया, कितना था 4 लाख। b एंड c का नहीं निकल सकता, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट, एंड a और c का कितना निकाला हम लोगों ने 8 लाख। समझ गए इंडिफरेंस पॉइंट निकालना। आपको 3 कंपनी का नहीं, मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को तीनों केस समझाने थे, यानी इक्विटी विद प्रेफरेंस भी समझाना था, इक्विटी विद डेट भी समझाना था, और डेट और प्रेफरेंस भी समझाना था, इसलिए एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप क्लब कर दिया। क्लियर,
पक्का। तो बेसिकली आपके 8 क्वेश्चंस के अंदर, कितने थे, 24 थे, 8 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चैप्टर विद ऑल द थियोरीज, एवरीथिंग हैज बीन रिवाइज्ड ओवर हियर। करेक्ट है, समझा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार इसका हम आपको दिखा दूं, इधर आ रही हूँ मैं, महासंग्राम पे आ रही हूँ, जस्ट टू शो यू आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ए बी और डी की कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है, EBIT दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स दे दिया है, हर एक का रिटर्न दे दिया है। अपने को कंपनी की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालेंगे अपन, MM अप्रोच से। MM अप्रोच मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी, पक्का ये निकालते रहेगा, डेट निकाल लो, इक्विटी निकाल लो, ऐड कर लो। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पास पेपर का था और रिसेंट में एक पेपर आया था जो अभी ऑनलाइन हुआ था उसका, ठीक है। अच्छा, MTP क्वेश्चन समझो कैसे कैसे आते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इससे आपको क्या निकालना है, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो वैक निकाल लेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट ईजियर है, ये देखो KD निकाल लिया, KE निकाल लिया अपना, वही अप टू 5 लाख कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, ये तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही मोर और लेस सम है, ठीक है। EBIT दे दिया है, डिबेंचर्स दे दिया है, KE का रेट दे दिया है। अंडर NI अप्रोच कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाल लो, इक्विटी निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, देखो डेट इक्विटी को ऐड कर लो, खत्म। सारे सम्स उसी टाइप के हैं, आप अगर गो थ्रू करोगे तो वी हैव नथिंग डिफरेंट। देखो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ये भी अपन ने कल कर लिया था। 3 प्लान के देखो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और तीनों प्लान के डिबेंचर, तीनों प्लान का EPS निकालना हमने सीखा था अभी, करेक्ट, अभी सीखा था आजकल के ही सम में। एवरी पार्ट ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डन, कुछ बचा नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी गिविंग यू 6 मार्क्स, यहाँ से मार्क्स नहीं जाने चाहिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये देखो, टोटल आई हैड शोन यू 23-24 सम्स रहेंगे ये वाले चैप्टर में। 24 में से अपन ने 8 तो कर लिए रिविजन के लिए, 23 है। 8 सम्स वी आर डन विद रिविजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक है। चलो फिर विल बी सीइंग यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। अच्छा, एक और चीज आपको दिखाने दी, 1 मिनट। सी, दिस इज टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे को बेसिकली दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे लाई। बैलेंस शीट आपको दिख रही है, टाटा की है ये, मार्च 20 की बात कर रही हूँ अब मैं। सिर्फ शेयर होल्डर्स का फंड देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 719.5, और बेटा ये फिगर्स 700s में नहीं, इनके सारे फिगर्स लैक्स एंड क्रॉर्स के होते हैं, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 16,000 है, तो टोटल उसका शेयर होल्डर्स फंड कितना हो गया, 18,387, ठीक है। ये शेयर होल्डर्स का फंड हो गया, मतलब सिर्फ इक्विटी रिजर्व्स की बात करें। फिर आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे। लॉन्ग टर्म बोरिंग दिख रहा है 14,776 दिख रहा है, तो उसका जितना टोटल शेयर होल्डर्स फंड था 18 अराउंड, उतना ही उसका 18 अराउंड नॉन करंट लायबिलिटीज भी है। वेर एज अपन आते हैं रिलायंस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000। अभी हम जो कंपनीज कंपेयर कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है, तो तुम ऐसे एकदम ही किसी को ये मत करो ये कंपनी का इतना कम क्यों, कितना ज़्यादा, क्यों मैं रिलायंस पे हो गई, रिलायंस समझते हो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है उसका 6,339, रिजर्व्स उसका 4,18,244, आप लोग को दिख रहा है क्या, ये देखो कितना रिजर्व्स है उसका 418। और हर साल आप रिजर्व में ग्रोथ देखो, देयर इज अ रीजन वाई रिलायंस कंपनी इतना ऊपर है। बेटा आप उसके रिजर्व्स का ग्रोथ देखो, और रिजर्व से ही कंपनी का हम रिकग्नाइज कर सकते कि वो कितनी सही चल रही है। रिजर्व मतलब सारे को पैसा बांट दिया, डिविडेंड भी दे दिया, उसके बाद का पैसा है, और ये हर साल उसका बढ़ रहा है। 236 था, 285 हुआ, 38 हुआ, 398 हुआ, 418 हुआ। जब मेन लेक्चर्स चल रहे थे मैंने तो आपको ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कोई ना कोई कंपनी के डिटेल्स दी है, बराबर। अपन ने उनके सारे रेशियोज देख लिए थे, उनके कॉम्पिटिटर्स देखना सीख लिया था हमने बहुत प्रैक्टिकली तब पढ़ाई की थी। अभी मैं आपको इन शॉर्ट कैपिटल स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। 38, 398 और 418 उसका अभी मार्च 20 का ये रिजर्व्स है। उसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो 178। क्यों इतना कंपनी, एक और चीज, इक्विटी बहुत ज्यादा है और कंपेरेटिवली डेट कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेट कम रहने का बहुत ज्यादा फायदा है कि रिस्क कम रहता है कंपनी का। सारा पैसा खुद का है ना, बाहर के पैसों पे थोड़ी बिजनेस चल रहा है यार। कुछ भी हो जाए तो तुम्हारे पास रिजर्व्स 418 का है, विच इज मच 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 मोर देन द एक्सटर्नल फंड, समझ रहे हो।
ये उसकी टोटल वाली बैलेंस शीट है। मैं आपको और थोड़ा कुछ दिखाऊँ, कहाँ गया इसका। अगर कभी भी आपको कोई भी कंपनी का देखना होता है मनी कंट्रोल पे आया करो, इस पे उन पे सारे फाइनेंशियल्स होते हैं, उनके ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली सारे रिपोर्ट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड होते हैं। मेरे को आपको अभी इनके कैश फ्लोज देखने हैं। कैश फ्लोज भी आपका एक चैप्टर करें। कैश फ्लोज ये चैप्टर आपका अकाउंट्स के साथ होता है, अकाउंट्स के रिविजन में आपको कैश फ्लो मिलेगा एफएम के साथ। ये दोनों सेम चैप्टर्स है, अकाउंट्स के और एफएम के, तो वो चैप्टर उधर कवर होता है। मैं अब भी बता रही, कैश फ्लो फंड फ्लो वाला चैप्टर विल बी कवर्ड विथ अकाउंट्स के साथ वो कवर होगा। एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। तेजस सर जो है अपने सीए तेजस सर, जिसका अकाउंट्स आप लोग देख रहे हो, उधर आपको कैश फ्लो फंड फ्लो मिलेगा। ये देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, उसका नेट प्रॉफिट कितना है 40,000, उसमें से उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग से कितना है, फाइनेंसिंग से कितना है। दिख रहा है क्या सबको? इन्वेस्टिंग में लॉस है उसका मतलब हर बार का ही चाहे वो ओके। और क्या दिखाऊँ आपको? पीर्स मतलब क्या होता है पता है क्या? पीर्स मतलब होता है तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में डेटा। मतलब अभी मनी कंट्रोल इज मेड फॉर अस, हमारे लिए। अगर मेरे को रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो मैंने रिलायंस की बैलेंस शीट देखी, उसके कैश फ्लोज देखे, उसका लेट्स से मैंने रेशियोज देख लिया, डिविडेंड पॉलिसी सब देख लिया, और फिर अब मेरे को ना उसको कंपेयर करना है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? उसके पीर्स पे जाते हैं। पीर्स मतलब क्या होता है? उसके जो कॉम्पिटिटर्स है, ये उसका डेटा है यहाँ पे, उनके शेयर प्राइस कितने हैं, उनके फाइनेंशियल्स कितने हैं, वो सारे के सारे हम कहाँ डिस्कस करते हैं? पीर्स में करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अभी मैं कहाँ पर लाऊँ, कहाँ थे अपन? कैपिटल स्ट्रक्चर अलग से एक सेक्शन बना हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर का, रिलायंस के अंदर ओपन हो रहा है। एक मिनट दो ज़रा, ये देखो। अब ये उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। ऑथराइज्ड और इशूड, ऑथराइज्ड 14,000 है, इशूड 6,000 है उसका। ये 2019 से 20, फिर 18 से में चेंज नहीं है, 17 से 18 में 6,334। दिख रहा है कि आप लोग को? उसने ऑथराइज कैपिटल 5 से 14 किया है 16-17 में, 17-18 में 16-17 में 5,000 ऑथराइज कैपिटल था, उसके बाद सडनली कितना हो गया? 14 हो गया। ये उसका ऑथराइज, यानी उसने इक्विटी शेयर्स बढ़ा दिए। देखो 3 था, 3 से 14,000 इज अमेजिंग ग्रोथ। ये कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका। ये नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग को। ये उसका फेस वैल्यू है 10 रुपये का। हाँ, तो जो 10 रुपये आपको दिखते हैं ना, वो 10 रुपये सही होते हैं। उसके बाद आपको क्या दिखाऊँ मैं? रेशियोज दिखाऊँ? चलो, रेशियोज तो जब अपन करेंगे मैं आपको तब भी डिटेल में दिखाऊंगी। ये आपके रेशियोज है, सब कुछ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, उसका पीएनएल, हर कंपनी का यहाँ पे पब्लिश्ड होता है। इफ़ यू आर थोड़ा भी इनटू एफएम, आप एफएम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो कंपनीज का बैलेंस शीट पीएनएल देखा करो, तो थोड़ी सी आइडिया आएगी तुम लोग को कि प्रैक्टिकली क्या क्या चलता है। देखो ये उसका सारे का सारा पीएनएल स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, विल बी कंक्लूडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ओवर हियर। कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके चलो, सी यू देन, बाय बाय। स्टडी, पढ़ाई करो, मार्क्स आने हैं, डोंट फॉरगेट। चलो सी या।